Hello, all of you. So, welcome to the 13th lecture of Business Studies. तो बिजनेस स्टडीज में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे थे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमने 4-5 प्रिंसिपल पढ़े थे। एक बार फटाफट उनका ओवरव्यू लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हाँ जी, डिवीजन ऑफ वर्क में देखा था, सिंपली फटाफट रिवाइज करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या देखा कि भाई होल वर्क इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और यूनिट्स में डिवाइड करने के बाद हम उसे अलग अलग लोगों में बांट देंगे और ताकि वो इस काम को जब बार बार करेंगे तो उनमें स्पेशलाइजेशन आएगा, है ना। और किस तरह से बांटेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, एबिलिटी और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। इससे पॉजिटिव पॉइंट क्या आएंगे? स्पेशलाइजेशन आएगा और इम्प्रूव इफिशियंसी होगी। सिमिलरली इसके कंसिक्वेंस के उल्टे होते हैं। फिर सेकंड हमने देखा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमने देखा कि अथॉरिटी का मतलब है डिसीजन लेना और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर मैच होना चाहिए। अथॉरिटी ज्यादा तो मिसयूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा तो कंप्लीशन ऑफ टास्क नहीं होगा। क्लियर? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब है कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कमिटमेंट पूरे करना चाहिए। जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कमिट करते हैं वो उन्हें पूरा करना चाहिए और जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कमिट कर रहे हैं वो उन्हें पूरा करना चाहिए। करेक्ट? और यहाँ पर ताकि एक सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स आपस में जो एक डिसिप्लिनरी रिलेशनशिप है वो मेंटेन हो सके। फिर हमने देखा नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड में हमने देखा कि भाई एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेंगे तो सबसे पहली चीज क्या होगी? कंफ्यूजन होगा कि किसका ऑर्डर पहले हम फॉलो करें और किसका बाद में करें, ये कंफ्यूजन होगा। इसके अलावा एक्सक्यूज भी कर सकता है एम्प्लॉय कि मैं फलाने ए बॉस का ऑर्डर पूरा कर रहा था, बी से बोलेगा और ए से बोलेगा कि मैं बी बॉस का ऑर्डर पूरा कर रहा था, इस तरह से। तो याद रखिए कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। कंफ्यूजन के अलावा नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, और उसको एक्सक्यूज, गिविंग एक्सक्यूज का भी मौका मिल जाएगा। ये अपन ने देखा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने देखा कि डायरेक्शन का मतलब है कि भाई एक पर्टिकुलर यूनिट्स के एम्प्लॉय को सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन क्या होगा? वो डायरेक्शन होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो एक्चुअल में सेम डायरेक्शन होगा सारे एम्प्लॉयज का, सारे वर्कर्स का। सभी एम्प्लॉयज और वर्कर को सेम डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है। क्लियर? तो 1 यूनिट 1 प्लान, एक यूनिट के लिए एक प्लान होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि भाई आपके सपोज फैक्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, ठीक है, इस तरह के। तो कॉस्मेटिक वालों को कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग चलना है, मतलब उसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा। मेडिसिन वालों को मेडिसिन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा वो देखना है। क्लियर? तो ये दैट इज अ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर हमने देखा डिफरेंस क्या है। तो पहला हमने कहा कि भाई प्रिंसिपल ऑफ कमांड जो है वो 1 बॉस के बारे में बात करता है, जबकि ये 1 यूनिट और डिवीजन के बारे में बात करता है। क्लियर? सेकंड नंबर पे हमने देखा कि ये यूनिटी ऑफ कमांड जो है दैट इज अ फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अवॉइड द कंफ्यूजन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो मेन ऑब्जेक्ट पूरा करने के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, जबकि यहाँ पर फंक्शन के बारे में कि भाई फंक्शन जो है वो हमें कौन सा परफॉर्म करना है, सेम डायरेक्शन में परफॉर्म करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। दैट इज सिस्टमैटिक वर्किंग के लिए, रिमूव कंफ्यूजन, ये कोऑर्डिनेशन के लिए। और याद रखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है उसका वो यदि होगा तो कोऑर्डिनेशन भी बेहतर होगा, ये अपन ने देखा था। चलिए अब यहां पर आते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया था। हमने अभी तक 5 प्रिंसिपल पढ़ लिए बेटा, सभी को मेरे ख्याल से क्लियर होंगे पांचों प्रिंसिपल। अब आज के लेक्चर में हम आगे के 3-4 प्रिंसिपल और कवर करने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं प्रिंसिपल नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि ये प्रिंसिपल क्या है। बड़े ही इत्मीनान से, आराम से और बड़े ही इंजॉयमेंट के साथ ये वाला प्रिंसिपल हम समझेंगे। चलिए तो देखते हैं व्हाट इज द। सबसे पहले देखिए अब यहां पर 2 चीजें हैं भाई। यहां पर इंटरेस्ट की बात हो रही है। सबसे पहले इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है एक मोटिव, क्योंकि यहां हम हमारे मोटिव के लिए, इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए कोई बिजनेसमैन है ना, आपके पेरेंट्स की सपोज दुकान है, तो भाई क्यों ओपन किए दुकान? क्या इंटरेस्ट है? तो प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्ट है, पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, इसलिए पैसा।
तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसका अलग अलग अपना अपना क्या है, एक इंटरेस्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि भाई अब यहाँ पर दो इंटरेस्ट की बात हम करेंगे, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट और एक जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो कायम है। एम्प्लॉय का इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि भाई जैसे कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा उसे सैलरी मिले, ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न करे, ये एम्प्लॉय का इंटरेस्ट है। करेक्ट। इसके अलावा एक और इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। करेक्ट। तो ये याद रखिए, तो ये प्रिंसिपल कहता है दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। मतलब ये कि भाई ठीक है, इंडिविजुअल व्यक्ति का, एक एम्प्लॉय का अपना इंटरेस्ट है, वो अपना इंटरेस्ट पूरा कर रहा है, ठीक है। एक जनरल इंटरेस्ट है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है। तो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हमेशा सुपरसीड होना चाहिए, मतलब हमेशा प्रायोरिटी हमें किसको देना है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट पूरा करने के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो भी हम सेक्रीफाइस उसको कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो प्रायोरिटी पे होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो ऊंचे लेवल पे होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। समझ में आया। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है, उसको हमेशा प्रायोरिटी देना है, हमेशा सुपरसीड करेगा वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। सुपरसीड का मतलब है उसके ऊपर रहेगा हमेशा। जैसे कभी अगर दोनों इंटरेस्ट की बारी आई कि ये इंटरेस्ट पूरा करें ऑर्गेनाइजेशन का कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट पूरा करें, तो ऑलवेज प्रेफर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट बाय द मैनेजर। मैनेजर हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को पूरा करेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेशन, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सुपीरियर होगा और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट थोड़ा उससे नीचे होगा। हम बोल सकते हैं कि वो सबऑर्डिनेट होगा और वो सुपीरियर होगा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। मतलब यदि दोनों में कभी क्लैश हुआ, इंडिविजुअल बोल रहा है नहीं मैं अपना इंटरेस्ट, और मैनेजर बोल रहा है नहीं ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमेशा प्रायोरिटी देना है। अब देखिए मैनेजर का क्या काम है। मैनेजर सबसे पहले ये एनालिसिस करेगा कि क्या इंडिविजुअल का इंटरेस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ही है। मतलब जैसे इंडिविजुअल भी चाहता है, एक मैनेजर, एक या एम्प्लॉय है, एक एग्जीक्यूटिव है, वो उसकी भी दिली तमन्ना है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेहतर प्रॉफिट कमाए और बहुत ही ऊपर जो है मतलब प्रोग्रेस करे। तो यदि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट दोनों एक ही दिशा में जाते हैं, दोनों एक ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज अ नो प्रॉब्लम इफ बोथ इंटरेस्ट एट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैनेजर के लिए खुशी की बात है, मैनेजर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, नंबर 1। नंबर 2, यदि अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग अलग है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज्यादा, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट उसकी सैलरी ज्यादा, दे आर वन सेम अपोजिट डायरेक्शन, दे आर एट द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मैनेजर हमेशा ये कोशिश करेगा, मैनेजर इज ऑलवेज वांट टू रिकंसाइल वर्ड ध्यान रखना, मैनेजर ऑलवेज वांट टू रिकंसाइल द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट या ऑर्गेनाइजेशनल। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमेशा वो चाहेगा कि ये बदले और ये ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो वो एम्प्लॉय, इसमें क्या होगा, हम एम्प्लॉय को समझाने वाले हैं, हम एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ो और ग्रुप इंटरेस्ट में आप आ जाओ। ये हम रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे, या हम कुछ ऐसे कुछ प्लान या स्कीम निकालेंगे ताकि उनका इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए और हमारा इंटरेस्ट भी पूरा हो जाए। कुछ इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा, यदि अलग अलग डायरेक्शन में है तो मैनेजर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को रिकंसाइल करेगा।
करेक्ट। और मान के चलिए रिकंसाइल नहीं हो रहे, इंडिविजुअल मान ही नहीं रहा, नहीं मेरा इंटरेस्ट तो मेरा है, मैं नहीं मानूंगा, तो मैनेजर क्या बोलेगा, चलो भाई निकल जाओ कंपनी से। मतलब यदि कभी कोशिश करने के बाद भी ये दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल इज ऑलवेज सुपरसीड। ऑर्गेनाइजेशन को हम हमेशा क्या देने वाले हैं, हम हमेशा प्रायोरिटी देने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो 3 केस मैंने आपको बताए। केस नंबर 1 बोलो क्या है? केस नंबर 1 ये है कि यदि दोनों का इंटरेस्ट सेम डायरेक्शन में है, मैनेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड केस अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हम रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे, रिकंसाइल हो गए तो बहुत अच्छी बात। थर्ड नंबर का केस, यदि रिकंसाइल नहीं हुए तो फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ही हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसको जो है महत्वता, उसको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको बोलते हैं, जैसे कई बार एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल देता हूं तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि भाई आप कुछ अलग चीज बोल रहे हैं कि पापा मुझे ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है पापा कुछ और बोल रहे हैं, जैसे बर्थडे पे सपोज आपका बोलना है कि जो है पापा आईफोन चाहिए, और पापा बोल रहे हैं कि नहीं बेटा आईफोन नहीं, कोई दूसरा कुछ और ले लो, एक काम करो, एक लैपटॉप ले लो, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, इससे आपका इंटरेस्ट अलग है और पापा का इंटरेस्ट अलग है। नाउ पापा आपको कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे, करेक्ट, कि बेटा नहीं बेटा ये ऐसा वैसा ये वो ऐसा पूरा कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे। और फिर भी यदि आप कन्वेंस नहीं हो रहे तो छोड़ो तुम्हारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट, बेटा ये लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। क्लियर? तो इस तरह से। और यदि पहला केस क्या है, अगर दोनों का इंटरेस्ट सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ, यहां देखिए ध्यान से, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड, सुपरसीड करेगा, ऊपर रहेगा, टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। इंडिविजुअल और एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में इट इज ऑलवेज सुपरसीड। इन द ऑर्गेनाइजेशन all the employees are working with some object and there is an always object of the organization। तो अब देखिए ध्यान देना, 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एम्प्लॉयज हैव एन ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन हैव एन ऑब्जेक्ट। तो ये 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट है। अब इसमें 3 केसेस होंगे। क्लियर? कौन कौन से देखो, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ individual correct in the same direction as organization, so there is no problem। फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ द ग्रुप, यदि दोनों ग्रुप के एट अ डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, मैनेजर ट्राई टू रिकंसाइल, रिकंसाइल, मैनेजर ट्राई टू रिकंसाइल, किसको किससे रिकंसाइल, इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन से रिकंसाइल, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट से रिकंसाइल करना। ठीक है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, यदि पॉसिबल नहीं है, देन इंडिविजुअल गोल has to be sacrificed। इंडिविजुअल गोल को क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल द मैनेजर, है ना, 3 पॉइंट हो गए अपने। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट अलग अलग डायरेक्शन में है तो मैनेजर ट्राई टू रिकंसाइल, मैनेजर रिकंसाइल करना चाहेगा। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है कि यदि रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं सो इंडिविजुअल को अपना अपना ऑब्जेक्ट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्लियर? सो मैनेजर मस्ट टेक ऑल द डिसीजन, तो मैनेजर हमेशा सारे डिसीजन लेगा बाय गिविंग द प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एंड नॉट द पर्सनल इंटरेस्ट। और मैनेजर हमेशा हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, देखिए यहां से जो है ना
केस स्टडी बनती है ये वाले पॉइंट से, करेक्ट। अब ये वाले पॉइंट से कैसी केस स्टडी आती मैं आपको बताता हूं। ठीक है, नॉर्मली तो आपने इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट समझा, और मेन मीनिंग जो है वो समझा कि भाई ऑर्गेनाइजेशनल का इंटरेस्ट अलग है और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग है। अब ये एक पर्टिकुलर लाइन आई, इसका थोड़ा मीनिंग डेप्थ में समझिए, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भाई हमेशा जब भी मैनेजर कोई डिसीजन लेता है, कोई निर्णय ले रहा है, कोई वो डिसीजन ले रहा है, कुछ करने के बारे में वो सोच रहा है, तो उसे हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए वो काम करना होगा। वो डिसीजन हमेशा किस चीज को ध्यान में रख के लेना होगा? वो डिसीजन हमेशा इस चीज को ध्यान में रख के लेना होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचाया जा सके। इस चीज को ध्यान में रख के ये डिसीजन लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल प्रॉफिट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के नहीं। अब जैसे मान के चलिए कि भाई एग्जाम्पल देता हूं, मान के चलिए कि मैं एक मैनेजर हूं। कहाँ का मैनेजर हूं मैं? रिलायंस लिमिटेड का प्रोडक्शन मैनेजर हूं, ढक्कास वाला रिलायंस लिमिटेड का प्रोडक्शन मैनेजर। अब भाई मेरे एक रिलेटिव की दुकान है यहाँ पे, जो है रिलेटिव की एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब रिलायंस को सपोज जरूरत पड़ती है, काय की जरूरत पड़ती है? सपोज जो है सीमेंट की जरूरत पड़ती है, कुछ वर्किंग के लिए सीमेंट की जरूरत है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे रिलेटिव का जो बहुत बड़ी रिलेटिव की एक दुकान है जिसमें सीमेंट मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये सीमेंट जो है मैं अपने रिलेटिव की दुकान से खरीद लेता हूँ और थोड़े से महंगे दामों में, और रिलेटिव से मैं अलग से पैसे ले लूँगा और उनको, कंपनी को महंगे दामों में मैंने सीमेंट दिलवा दी, रिलायंस को महंगे दामों में मैंने सीमेंट दिला दी। अक्सर ऐसा जनरली होता है कि भाई अगर कोई ऑफिस वगैरह में, गवर्नमेंट ऑफिस स्पेशली, गवर्नमेंट, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑफिस में यदि कोई चीज़ लगती है तो वहाँ के जो कई बार ऐसा ऑफिसर करते हैं, कई बार, या पंचायत में या कई जगहों पर, कि भाई यहाँ पे क्या करेंगे, महंगे दामों में ऑफिस को दिलवा दी और फिर अलग से रुपए ले लेते। कई बार ऐसे होता है प्रैक्टिकल उसमें। ऐसे मैंने भी क्या किया कि भाई कंपनी से इस तरह से मैंने पैसे ले लिए। ठीक, अब इस केस में क्या होगा भाई? इस केस में क्या क्या चांसेस होंगे? इस केसेस में ये चांसेस हैं ज़्यादा कि इसमें जो है आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहे हो या कंपनी को धोखा दे रहे हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? या आपने किस चीज का वायलेशन किया? आपने ये वाले प्रिंसिपल का वायलेशन किया। आपने अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखा और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को नीचे रखा। क्लियर? तो कभी भी जब कुछ इस तरह की केस स्टडी आप देखो जिसमें आपको ऐसे कुछ चीजें दिखाई दें जिसमें ऐसा लगे कि भाई ये जो है इसकी वजह से इंटरेस्ट जो है या इस पर्टिकुलर चीज की वजह से कंपनी को कम फायदा हो रहा है और उस व्यक्ति को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, तो उस केसेस में आपने ये वाले प्रिंसिपल का वायलेशन किया है। ऐसी कई बार केस स्टडी आएगी, तो याद रखिए आपने एक पूरी फ्रेम मैंने बताई आपको कि यदि कोई भी ऐसी केस स्टडी दिखे जिसमें व्यक्ति अनवांटेड प्रॉफिट या मतलब अनफेयर प्रॉफिट कमाना चाहता है कंपनी से, या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर्ड हो रहा है जिससे उसका फायदा और कंपनी का नुकसान है, कंपनी को महंगे में मिल रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो इस केस में आप जो प्रिंसिपल वायलेट करोगे दैट इज द सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ द जनरल। इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो नीचे रहता है और नेशनल इंटरेस्ट ऊपर, तो उसको वायलेट किया है। तो देखिए आगे, तो ये इस लाइन का मतलब है, समझ में आया? इस लाइन का मतलब क्या है कि दैट इज मैनेजर इज ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, और नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। क्लियर? मैनेजर मस्ट इंश्योर दिस बाय explanatory behavior, not misusing the authority for personal favor। देखिए आया ना वही बात, पर्सनल फेवर के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी जो है इस तरह का बिहेवियर नहीं चलेगा। ठीक है? सो फॉर एग्जाम्पल, बिफोर बाइंग द रॉ मटेरियल
द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइस, सो रॉ मटेरियल खरीदने से पहले मैनेजर कंपेयर करे प्राइस को एंड क्वालिटी ऑफ द सप्लायर एंड गिव ऑर्डर टू द बेस्ट रेदर देन हिज ओन रिलेटिव, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर मिस यूज। अब अगर आप जो है इसको करेंगे तो उससे फायदा क्या होने वाला है, अचीवमेंट क्या है इसके, या पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इसके, तो पॉजिटिव इफेक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव हो जाएगा और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन बनेगा इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल में, दोनों गोल एक से हो जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन बनेगा। कंसिक्वेंस, अगर कंसिक्वेंस मैंने बताया आपको कि यदि वायलेशन किया है तो ये जो दो पॉजिटिव इंपैक्ट है इसी को नेगेटिव फॉर्म में लिख दो तो कंसिक्वेंस हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट अचीव नहीं होगा, नॉन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और इवन द एम्प्लॉय विल सफर इन द लॉन्ग रन, सब एम्प्लॉय जो है वो सफर करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कई सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स का कंबाइंड है, जिसमें अपन शुरू के 2 पॉइंट पढ़ सकते हैं जो अभी अपन ने प्रिंसिपल पढ़े हैं। सी और डी नंबर, इसमें 4 पॉइंट हैं, देखिए आप ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में से ए और बी प्रिंसिपल अभी हमारे हुए हैं, अभी तक हमारे 6 प्रिंसिपल हुए हैं, तो 6 में से 2 यहाँ कवर हो रहे हैं, बाकी के ये 2 अभी कवर नहीं हो रहे हैं जो सी और डी वाले हैं। सिर्फ अपन ए और बी पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। तो भाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट कौन सा प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड हियर। पहला देखिए, द वर्कर रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिल रहा है। बताइए मुझे, फटाफट बता दीजिए कौन सा इसमें प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है। यस, करेक्ट है आप बिल्कुल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड, करेक्ट। फिर when the employee is giving opportunity, जब एम्प्लॉइज को हम दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू अचीव द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 500 यूनिट्स विथ नो अथॉरिटी टू एसेस द रॉ मटेरियल, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, हमने अपने एम्प्लॉइज को, दैट इज व्हेन द एम्प्लॉय गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द टारगेट, 500 यूनिट बनाने का है, मगर हमने रॉ मटेरियल लेने की अथॉरिटी तो उसको दी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मगर अथॉरिटी नहीं दी, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी के अभी सी और डी नहीं पढ़े हैं तो मैं उनको अभी पढ़ नहीं रहा हूं, जब ये हो जाएंगे अपन तो बाद में उनको देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए फटाफट। 13 नंबर का क्या कह रहा है, परचेज मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड गिव ऑर्डर टू सप्लाई, तो परचेज मैनेजर जो हैं एबीसी लिमिटेड के, उन्होंने ऑर्डर दिया है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज एट द रेट ऑफ 1000 पर क्विंटल। ठीक है भाई, तो परचेज मैनेजर है, उन्होंने ऑर्डर दिया है टू हिज रिलेटिव, देखिए ध्यान दीजिए, रिलेटिव को ऑर्डर दिया है ना, तो रिलेटिव को ऑर्डर दिया है तो देखिए अब क्या होगा, of the same quality of raw material available 900 per quintal another supplier, दूसरे सप्लायर के पास 900 रुपए में अवेलेबल है। तो बताइए कौन सा प्रिंसिपल यहां पर वायलेट हुआ है, चलिए बताइए फटाफट, अभी पढ़ा था अपन ने, हाँ जी, कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, बोले जल्दी। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट या ग्रुप इंटरेस्ट, ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट यहां पर वायलेट हुआ है। करेक्ट, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्लियर हो, तो ये क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, बिल्कुल अपने आराम से समझा। देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रहनी चाहिए कि भाई सबसे पहले क्या है, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑब्जेक्ट, और फिर 3 केस स्टडी है इसमें, मतलब 3 केसेस हैं, केस स्टडी मतलब उससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 केसेस हैं। पहला कौन सा केस है, पहला केस ये है कि भाई यदि दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो मैनेजर को कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा यदि सेम डायरेक्शन में नहीं है तो मैनेजर ट्राई टू रिकनसाइल, और रिकनसाइल हो जाता है तो अच्छी बात। नंबर 3, अपोजिट डायरेक्शन में रिकनसाइल नहीं होता है तो फिर ग्रुप इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी जाए। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ जो लाइन है वो क्या है कि ऑलवेज मैनेजर गिव द प्रायोरिटी टू टेक द डिसीजन, इसको प्रायोरिटी देना है, ग्रुप इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देना है जब भी वो कोई डिसीजन ले उसमें। क्लियर, तो ये 2-3 चीजें इसमें याद रखने वाली हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 7 पे। प्रिंसिपल नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से इसे समझेंगे। प्रिंसिपल नंबर 7,
प्रिंसिपल नंबर 7 कहता है रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन्स। रेम्युनरेशन का मतलब समझते हैं आप, मतलब सैलरी। सैलरी के साथ आप जो भी दे रहे हैं उसको सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, एम्प्लॉय को अपने जो भी दे रहे हैं, दैट इज कंबाइंड कॉल रेम्युनरेशन। अब रेम्युनरेशन में याद रखिए, रेम्युनरेशन एक प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि आप एक बेहतर रेम्युनरेशन देंगे, एक अच्छा पैकेज देंगे, एक अच्छी सैलरी देंगे, तभी एम्प्लॉय आपकी कंपनी में टिकने वाला है। क्लियर? मतलब एक प्रिंसिपल ये कहता है कि इफ यू वांट टू रन योर कंपनी विद अ गुड एम्प्लॉय, वो बार बार छोड़ के आपकी कंपनी को ना जाएं, तो आपको उनको बेहतर सैलरी देनी पड़ेगी। अब ये सैलरी, यहां पर उन्होंने वर्ड यूज किया है फेयर वेजेस या फेयर सैलरी, मतलब एकदम सही सैलरी उसके कॉम्पिटेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उस बंदे से आप जितना काम ले रहे हो उस काम के अनुरूप ही उसे सैलरी आपको देनी चाहिए, उस काम के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी देनी चाहिए। क्लियर? तो इसको हम बोल रहे हैं फेयर सैलरी या फेयर वेजेस। क्लियर? तो ये जो फेयर सैलरी या फेयर वेजेस है, कम से कम उन्होंने कहा कि इतनी होनी चाहिए कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अपनी लाइफ, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अपना कर सके, वो अपनी एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चला सके, इतनी कम से कम सैलरी आपको देना है। करेक्ट? सैलरी उसको कम नहीं देना है, उन्होंने कहा कि भाई इतनी सैलरी दो कि कम से कम वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज, अपना रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो मेंटेन कर सके। क्लियर? तो मैंने पहले बताया आपको कि भाई रेमन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि भाई यहाँ पर मैक्सिमम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो और उसको इतनी सैलरी दो कि वो अपनी एक बेसिक स्टैंडर्ड लिविंग को मेंटेन रख सके। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब भी आप सैलरी देने से संबंधित डिसीजन लेते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी आप सैलरी सैलरी देने से संबंधित आप डिसीजन लेंगे, यू हैव टू कंसीडर 3 थिंग्स। 3 चीजें आपको कंसीडर करना है। पहली चीज है कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल कैपेसिटी है या नहीं है, मतलब कंपनी को वो जो सैलरी है वो जो दे रही है कंपनी इज कैपेबल और नॉट, कंपनी में पर्याप्त पैसा है कि नहीं। पता चले कि सैलरी दे दी और इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी, नहीं। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में नंबर 1 क्या है, फाइनेंशियल कैपेसिटी नंबर 1। नंबर 2 क्या, तो नंबर 2 उन्होंने कहा कि भाई एक हमारे यहां पर लॉ है जिसका नाम है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग या मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुरूप आपको सैलरी देनी पड़ेगी। मतलब लॉ ही कहता है, गवर्नमेंट कहती है कम से कम इतनी वेजेस तो आप दो, इससे कम वेजेस आप नहीं दे सकते, तो इतनी वेजेस तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत। करेक्ट? 2 चीज, 2 हो गई। पहली कौन सी, नंबर 1 फाइनेंशियल कैपेसिटी, नंबर 2 मिनिमम वेजेस एक्ट देखना पड़ेगा, और थर्ड नंबर देखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर कितनी सैलरी दे रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर कितनी सैलरी दे रहे हैं। whenever you decide the salary you have to consider these 3 things। आपको ये 3 चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सी, फाइनेंशियल कैपेसिटी नंबर 1, नंबर 2 मिनिमम वेजेस एक्ट, और नंबर 3 सैलरी ऑफ द कॉम्पिटिटर। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक बार पढ़ते हैं ध्यान से और फिर देखते हैं केस स्टडी किस तरह से इसकी आती है। पहले ये अपन पढ़ लेते हैं एक बार ताकि अपने को क्लैरिटी आए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन must be paid fairly and adequately to give maximum satisfaction। इतनी फेयरली और एडुकेटली सैलरी हो कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उन्हें मिले कि हाँ भाई मैं जितना काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से ये पर्याप्त है ना। क्योंकि आप ऐसा मत समझना कि भाई यहाँ पर तो एम्प्लॉय को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो कितने ही रुपया दे दो, ऐसा नहीं है। काम के हिसाब से कई बार काम आप करते हैं तो लगता है कि भाई हमारे काम के हिसाब से ये एक रीजनेबल सैलरी हमको मिल रही है। क्लियर? पहली चीज।
फिर उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया कि भाई ये जो फेयर रेंट सैलरी दे रहे हैं तो ये कम से कम इतनी हो, इट वुड गिव एट लीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग शुड बी मेंटेन्ड। कम से कम वो बंदा अपनी और अपने परिवार की बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर सके, एक अच्छी लाइफ जी सके, एक अच्छे तरीके से वो सरवाइव कर सके, कम से कम इतना पैसा तो दे। क्लियर? नंबर 2। नंबर 3, एट द सेम टाइम सॉरी तो विद इन द पेइंग कैपेसिटी, अब देखिए यहां पर पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए और यू शुड फेयर वेजेस डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द, अब ये 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं, दूसरा मिनिमम वेजेस एक्ट, और तीसरा पेड बाय द कॉम्पिटिटर। ये 3 बातों को आपको ध्यान में रखना। कौन कौन सी? फाइनेंशियल कैपेसिटी है कि नहीं है आपकी, नंबर 2 मिनिमम वेजेस एक्ट, और नंबर 3 आपके कॉम्पिटिटर्स कितना दे रहे हैं। तो देखिए अब इसमें कुछ पॉइंट हैं, आपको बिल्कुल सिंपल समझ में आने चाहिए कि भाई मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, एटलीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इतनी सैलरी कि रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप क्या कर सके, अपना पूरा कर सके। और फिर ये 3 पॉइंट, फाइनेंशियल कैपेसिटी, मिनिमम वेजेस एक्ट, और दैट इज द बाय द कॉम्पिटिटर्स के द्वारा भी जो पेड किया जा रहा है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करता हूं कि किस तरह से इसकी केस स्टडी आती है। अब देखिए जैसे क्या होता है कि भाई कई बार जैसे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कंपनी को, तो कंपनी जब देखती है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, तो कंपनी को अपने एम्प्लॉय के साथ भी वो प्रॉफिट बांटना चाहिए। कंपनी ये चाहिए कि भाई ये जो प्रॉफिट हमें हुआ है, इस प्रॉफिट को हम अपने एम्प्लॉय के साथ भी बांटें, उनको बोनस दें, या उनको पर्टिकुलर कोई फेस्टिवल पे गिफ्ट दें। तो कुछ इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को भी उन्हें ये प्रॉफिट शेयर करना चाहिए। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा देना चाहिए, कम हुआ तो कम देना चाहिए, है ना। और नहीं हुआ तो जो सैलरी दे रहे हैं वो तो देनी ही पड़ेगी। क्लियर? तो इस तरह से अब यहाँ पर क्या होता है कि अब केस स्टडी कैसी आती है कि भाई कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, कंपनी ने डिविडेंड बांट दिया, ये खर्चा कर दिया, वो खर्चा कर दिया, मगर अपने एम्प्लॉयज़ को निराश कर दिया, अपने एम्प्लॉयज़ को कोई पैसे नहीं दिए, जिससे एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हैं, जिससे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक डीमोटिवेशन आ रहा है। तो बताइए यहाँ पर कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ? तो कुछ भी इस तरह से जब एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो, जब एम्प्लॉयज छोड़ के जाएं, जब एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं हो, बिकॉज ऑफ रेमनरेशन के कारण वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर उसमें कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? तो दैट इज कॉल्ड रेमनरेशन टू द पर्सन या एम्प्लॉय। क्लियर हुआ? तो कभी भी यदि ऐसी कोई केस स्टडी आपके सामने आती है जिसमें मैनेजमेंट एम्प्लॉय को दुखी कर रहा है बिकॉज ऑफ कम रेमनरेशन देकर, प्रॉफिट तो ज़्यादा हो रहा है मगर एम्प्लॉय को कुछ बांट नहीं रहे, तो इस केस में रेमनरेशन ऑफ पर्सन जो है दैट इज द प्रिंसिपल वायलेटेड। तो एक बार देखिए पढ़ते हैं। इफ इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अर्न, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, अर्न मोर प्रॉफिट, देन अपार्ट फ्रॉम द गिविंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट किसको दे रहे हैं? शेयर होल्डर को, ऑनर, एंड सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी गिवन टू द एम्प्लॉय इन द फॉर्म ऑफ बोनस। तो बोनस के फॉर्म में कुछ तो बनता है भाई एम्प्लॉयज के लिए। तो इट विल एनकरेज एंड मोटिवेट एंड पुट एफर्ट इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो एम्प्लॉयज को देंगे, खुश होंगे, और एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर अपने एफर्ट लगाएंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके कंपनी। क्लियर? नाउ अब यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, और इवन डिवोशन और कमिटमेंट भी एम्प्लॉय का बेहतर रहेगा, एम्प्लॉय का डिवोशन और कमिटमेंट। ठीक है? अब यहाँ पर यदि आप नहीं करेंगे, इसको वायलेट करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा खासा रेम्यूनरेशन नहीं देंगे, तब क्या होने वाला है? तब आपके एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ कर जाएंगे। इससे एम्प्लॉय टर्नओवर बोला जाता है।
करेक्ट। जब एम्प्लॉय एक आता है, फिर चला गया वो, फिर दूसरे को हमने लिखा, थोड़े दिन काम किया, वो चला गया, फिर कुछ रखे, फिर वो चले गए, तो इसका मतलब कौन सा, ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल कौन सा वायलेट हो रहा है, प्रिंसिपल जो वायलेट हो रहा है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। क्लियर। उसके बाद देखिए टर्नओवर और डिससेटिस्फैक्शन और डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्लियर। तो ये दोनों इसके कंसिक्वेंस होंगे। तो समझ में आया कितना देना है, फेयर वेजेस देना है जिससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, ताकि ताकि वो व्यक्ति अपने एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। नंबर 2, और उसके अब जब भी अब ये वेजेस का डिसाइड करेंगे तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए कंपनी की, मिनिमम वेजेस एक्ट का ध्यान रखना है, और थर्ड नंबर पे पेड बाय द कॉम्पिटिटर, कितनी सैलरी दे रहे हैं उसका भी ध्यान रखना है। नहीं तो पता चले हमारे यहाँ से छोड़ के भाग गए और कॉम्पिटिटर के यहाँ जॉब करने लगे तो नुकसान होने लगेगा, हम कम सैलरी देंगे, कॉम्पिटिटर जान, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर। कुछ केस स्टडी पढ़ते हैं। तो ये 14 नंबर तो टेलर की एक जो मिलता जुलता इससे, तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। इसको पढ़िए, 15 नंबर को पढ़िए एक बार। देखिए, द मैनेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड आस्क हिज वर्कर टू वर्क ओवर टाइम। वही मैनेजर ने कहा कि भैया आप ओवर टाइम काम करिए, बिल्कुल, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड अर्न मोर, बट डिड नॉट पेड द एक्स्ट्रा वेजेस टू द वर्कर फॉर देयर एक्स्ट्रा टाइम वर्क। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भैया आप क्या करिए, ज़्यादा ओवर टाइम करिए और अर्न मोर, हम आपको मोर अर्न मोर कीजिए, ज़्यादा पैसा जो सैलरी मिलती है उसके हिसाब से ज़्यादा देंगे। एंड ही डिड नॉट पेड एक्स्ट्रा वेजेस टू द वर्कर फॉर देयर एक्स्ट्रा टाइम वर्क। तो वर्कर स्टार्ट फीलिंग डिससेटिस्फाइड, तो वर्कर जो है उसमें एक स्टार्ट फीलिंग द डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई, एंड स्टॉप कॉन्ट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम, और उन्होंने अपना मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन देना बंद कर दिया। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल, अब याद रखिए ये केस स्टडी को देख के एक और प्रिंसिपल की आपको याद आना चाहिए, एक और प्रिंसिपल की आपको याद आना चाहिए। सोचिए जब तक मैं पानी पी लूं। एक और प्रिंसिपल की आपको याद आना चाहिए, ये केस स्टडी फिर से एक बार पढ़ो चाहो तो। वर्क ओवर टाइम, अपने को डिफरेंस भी देखना है, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ओवर टाइम काम किया है, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ठीक, अर्न मोर, ज्यादा कमाने के लिए, बट ही डिड नॉट पेड एक्स्ट्रा वेजेस टू वर्कर फॉर देयर एक्स्ट्रा वर्क, मगर एक्स्ट्रा वेजेस नहीं दी उनके इस एक्स्ट्रा काम के लिए, ठीक। फिर द वर्कर स्टार्ट फीलिंग डिससेटिस्फाइड एंड स्टॉप कॉन्ट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम, इसलिए वर्कर डिससेटिस्फाइड हो गए और कंट्रीब्यूशन उन्होंने कम कर दिया। कौन से उसकी याद आ रही है? कोई प्रिंसिपल याद आया कि नहीं ये केस स्टडी पढ़ के? इसके अलावा रेम्यूनरेशन तो है ही, वो तो लिखा ही हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। एक और प्रिंसिपल है पीछे, जिसमें हम बोलते थे कि हम तुमको पैसा देंगे, कमिटमेंट करते थे, वादा करते थे, और वादा तो टूट जाता था। हाँ, तो वादा तो टूट जाता था, तो वो कौन सा प्रिंसिपल था जिसमें ये वादा टूट जाता था, कमिटमेंट? हाँ जी, करेक्ट पहचान रहे हैं आप। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन में रहना मतलब ये कि भाई एम्प्लॉयर ने जो कमिटमेंट किया है, बार जो मैंने कर दिया सुनता, तो एम्प्लॉयर ने जो कमिटमेंट किया है वो उसे पूरा करना पड़ेगा, और एम्प्लॉय ने जो कमिटमेंट किया है वो उसे पूरा करना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि एम्प्लॉयर ने कमिटमेंट किया है, तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी आ सकता है क्या? तो अब एक्चुअल में यहाँ पर बिल्कुल इसको पढ़ के लग रहा है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है, कुछ छोटे छोटे इसमें डिफरेंस है।
कि भाई वर्क ओवर टाइम। अब यहाँ पर हमने कहा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड अर्न मोर, करेक्ट, हम आपको ज़्यादा देंगे। एंड डिड नॉट पे द एक्स्ट्रा वेजेस फॉर, तो अब यहाँ पर याद रखिए कमिटमेंट में ठीक है, कमिटमेंट तक तो ठीक है, मगर ये जो लाइन है कि स्टार्ट फीलिंग डिससेटिस्फाइड एंड स्टॉप कॉन्ट्रीब्यूशन द मैक्सिमम, करेक्ट, यहाँ तक तो भाई यहाँ तक वो लगभग सेम आ रहा है, ठीक है। पर जब दे आर स्टार्ट फीलिंग डिससेटिस्फाइड, तो ये जो है ये एक्चुअल में किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर का या किसी एक पर्टिकुलर असाइनमेंट का काम नहीं है, ये रेगुलर काम है, ओवर टाइम का पैसा कम देना या नहीं देना। तो उससे एम्प्लॉय हर समय डिससेटिस्फाइड रहते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन वो मिनिमम कर देते हैं, मैक्सिमम नहीं करते हैं। तो इस केस में हम, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं जरूर इसको डिसिप्लिन बोल देता कि ये डिसिप्लिन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है, एम्प्लॉयज़ की फीलिंग्स पे जाना है, और एम्प्लॉय की फीलिंग जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा फीलिंग दर्द भरी हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन। क्योंकि रेम्युनरेशन के साथ यदि किसी भी प्रकार की कोई जो है अनफेयर प्रैक्टिस हो, किसी भी प्रकार का कोई अगर छल हो, तो फिर क्या होने वाला है भाई, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, एम्प्लॉय का जो दर्द है वो बढ़ जाएगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर अपने प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन, क्लियर, समझ में आया। तो रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन क्लियर हो गया मेरे ख्याल से ये। तो हमने अभी तक 7 प्रिंसिपल पढ़े हैं, जरा कौन कौन से पढ़े, सिर्फ नाम नाम रिवाइज करेंगे क्या आप? चलिए बोलिए फटाफट, प्रिंसिपल नंबर 1 बताइए सबसे पहले, प्रिंसिपल नंबर 1, सॉरी, डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल नंबर 3, डिसिप्लिन, जो मैं आपसे बोल रहा था, मीटिंग द कमिटमेंट, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया ये वही वाला कमिटमेंट है, तो ये डिसिप्लिन। 4th नंबर पे यूनिटी ऑफ कमांड। 5th नंबर पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 6th नंबर पे हमने पढ़ा है अभी, इट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट या जनरल इंटरेस्ट। और हमने पढ़ा रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन। 7 प्रिंसिपल हो गए, सातों नाम भी चलते चलते याद होना चाहिए, बिल्कुल उंगली पे 7 मतलब 7, ये मतलब ये, वो मतलब वो, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। चलिए पहले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन किस चीज के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ये होता क्या है, पहले वो देखते हैं। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि भाई आपकी जो डिसीजन लेने की पावर है, पूरी कंपनी के जो डिसीजन लेने की पावर है, वो एक ही जगह पर है, एक ही व्यक्ति के पास, ठीक है, या टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। इसको हम बोलते हैं डिसीजन इज सेंट्रलाइज्ड। डिसीजन क्या है? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन है कि भाई ये जो डिसीजन लेगा वो सिर्फ एक ही बंदा लेगा कंपनी का, दूसरे मैनेजर उसको फॉलो करेंगे, उनको अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेने के अधिकार नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और उसका सीधा उल्टा जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमने हमारी जो डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है, डिसीजन लेने की जो हमारे पास अधिकार है, राइट है, पावर है, हमने उनको अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर, उसके लिए वर्ड यूज होता है इवनली, करेक्ट, इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्लियर। तो दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे मान के चलिए कि भाई कुछ फैमिली होती हैं जहां पर सारे जो डिसीजन है, फैमिली के जो सारे निर्णय हैं, वो निर्णय, जैसे मान के ज्वाइंट फैमिली है, चाचा जी भी हैं, ताऊ जी भी हैं, पापा जी भी हैं, और सब उनकी फैमिली भी है, और दादाजी जो है सब डिसीजन लेते हैं, एकदम दादाजी ऐसे मूछों मूछों वाले हैं, और वो उन्होंने एक बार जो बोल दिया वही होता। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड डिसीजन। जो दादाजी ने बोल दिया वो पूरे परिवार को मानना पड़ेगा, तो ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड डिसीजन है। सेंट्रलाइज मतलब ऊपर से हुक्म आता है, ऐसा करना है, फिर चाचा पापा ताऊ जी सब फॉलो ही करते रह जाते, तो किसी कोई अधिकार नहीं है कि वो निर्णय ले सके। दे आर ओनली फॉलोअर्स ऑफ दादाजी। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड।
डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, दादाजी बहुत ज़्यादा डिसीजन नहीं लेते, उन्होंने कहा कि भैया ताऊ जी से कहा कि दुकान से संबंधित डिसीजन आप लेना, हमारे पापा से बोल दिया कि फैक्ट्री से संबंधित डिसीजन तुम ले लेना, और खेती बाड़ी से संबंधित डिसीजन चाचा को दे। तो उन्होंने क्या किया, डिसीजन बांट दिए कि डिसीजन लेने की क्षमता, अथॉरिटी बांट दी। इसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट। अब इसमें आप मेरे को बताइए, सोचिए जरा कि दोनों में कौन सा बेहतर है, सेंट्रलाइजेशन बेहतर है या फिर डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर है? कौन सा बेहतर है दोनों में से, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन? तो यहां पर मिस्टर हेनरी फ्यूल साहब ने हमसे कहा कि भाई ना ही मैं मतलब हेनरी फ्यूल साहब बोल रहे हैं कि ना ही मैं पूरे सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में हूं और ना ही पूरे डिसेंट्रलाइजेशन। उन्होंने कहा कॉम्बिनेशन कुछ चीजों का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, कुछ डिसीजंस का सेंट्रलाइजेशन और कुछ डिसीजन का डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, या जो कुछ नए डिसीजन हैं, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट ले। टॉप लेवल है ना, टॉप लेवल मतलब डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये लोग बड़े बड़े डिसीजंस ये लोग लें। और छोटे मोटे रोजमर्रा रेगुलर है ना, डे टू डे वाले जो डिसीजन हैं, जो रेगुलर डिसीजन हैं कि भैया रॉ मटेरियल खरीदना है, ये करना है, पैसे देना है, वो करना है, तो ये सब नॉर्मल हमने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें दोनों आ गए कि मेन डिसीजन का सेंट्रलाइजेशन है और रेगुलर डिसीजन का डिसेंट्रलाइजेशन है। तो उन्होंने कहा दोनों को हम प्रायोरिटी देंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पर डिसीजन का मतलब अथॉरिटी होता है। तो जब हम अथॉरिटी को बांटते नहीं है, अथॉरिटी एट अ फ्यू हैंड, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, और अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली, देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सेंट्रलाइजेशन रेफर टू द concentration of authority, concentration of authority or a power in few hand to the top level पर ये few hands में ही अथॉरिटी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन देखिए मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो भी इवनली, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना ऑफ द पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे क्या करना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना। करेक्ट। तो फ्यूल ने क्या कहा, देखिए हमारे प्यारे हेनरी फ्यूल का कहना है सर कि ना ही नॉट कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारे हेनरी फ्यूल साहब कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन के पक्ष में भी नहीं हैं और डिसेंट्रलाइजेशन के पक्ष में भी नहीं है। क्लियर हुआ, ना ही सेंट्रलाइजेशन और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन, बट मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि हम कॉम्बिनेशन पे डिपेंड हैं, कॉम्बिनेशन, और दैट कॉम्बिनेशन इज अ नेचर एंड साइज, नेचर और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पहले जानना चाहूंगा और उसके बाद फिर अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे को बताइए कि मान के चलिए कि यदि आपके एम्प्लॉय कैपेबल नहीं है, आपने सारे एम्प्लॉय 5वीं पास, 5th क्लास पास रखे, 5वीं पास, कैपेबल नहीं है, तो मुझे बताइए कि आप सेंट्रलाइजेशन फॉलो करेंगे या डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब एम्प्लॉय जिनको आप अथॉरिटी देने वाले थे, आपके जो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर, ये सब 5वीं फेल है, पास भी नहीं, 5वीं फेल एम्प्लॉय रखे हैं, सैलरी बचा रहे हैं आप, तो ये सब एम्प्लॉय आपने रखे हुए। तो मेरे को बताओ फिर आप कौन सा यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन फॉलो करोगे कि डिसेंट्रलाइजेशन? हाँ, डिसीजन लेने दोगे उनको?
कैपेबिलिटी नहीं है उनमें उतनी, तो डिसीजन आप लोगे, मतलब सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम आप फॉलो करोगे, ठीक है, यदि वो कैपेबल नहीं है। और अगर एम्प्लॉय आपके कैपेबल हैं, अगर एम्प्लॉय इफिशिएंट हैं, कॉम्पिटेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो फिर आप डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसी सिचुएशन देते हैं कि एम्प्लॉय ये जो है इतना एक्सपीरियंस है, ये है, ये है, ये है, तो बताइए कौन सा सिस्टम फॉलो। एम्प्लॉय ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो नहीं, तो बताइए कौन सा सिस्टम फॉलो। याद रखिए, एम्प्लॉय यदि कॉम्पिटेंट हैं, एजुकेटेड हैं, सिमिलरली स्किल्ड हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, सो दैट वी यूज द सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन, अदरवाइज सेंट्रलाइजेशन। सिमिलरली मेरे को बताइए, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 4-5 एम्प्लॉय हैं, और जो है तो उसमें कौन सा सिस्टम फॉलो करोगे आप? ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है आपके पास, ऑब्वियसली सेंट्रलाइज्ड, और बहुत बड़ा है, एक ब्रांच बुधनी में है, तो एक बरेली में है, तो एक बाबई में है, एक बख्तरा में है, तो फिर कौन सा सिस्टम? डिसेंट्रलाइज। जितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी, जैसे रिलायंस कंपनी है, बहुत फैली हुई है, तो फिर उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ही चलता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से याद रखिए, साइज के बारे में मैंने आपको बताया कि साइज के बारे में, और एम्प्लॉय, साइज और एम्प्लॉय के हिसाब से भी ये सिस्टम तय होते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज बाय सेंट्रलाइज्ड, और जितने बड़े होंगे डिसेंट्रलाइज्ड। सिमिलरली इफ द एम्प्लॉय आर एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, तो डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय इज नॉट फुल्ली डेवलप, लेस नंबर, देन सेंट्रलाइज्ड डिसीजन। सो फ्यूल ने क्या एडवाइस दी है, तो ये तो आपको पता है, नॉट हैव अ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने इसमें सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग देखा, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी इन द फ्यू हैंड्स। डिसेंट्रलाइज्ड का मीनिंग है इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट द एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये मीनिंग। सेकंड नंबर पे हमने देखा कि भाई फ्यूल क्या इंसिस्ट करते हैं, नाइदर फुल्ली सेंट्रलाइजेशन नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। मगर दो चीज़ों में हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पता लगा सकते हैं क्या होना चाहिए। पहला हमने देखा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड हमने देखा दैट इज एम्प्लॉय कैसे हैं आपके, ठीक है। और उसके बाद देखिए, अब इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो फ्यूल ने एडवाइस दी है, वो अपन ने देख ही लिया, क्योंकि ये कई बार जो मैंने आपको बताया ना, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय, ये कई बार केस स्टडी के रूप में इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आते हैं। तो द मेजर डिसीजन एंड एक्टिविटीज आर सेटिंग अप बाय द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटजीज कैन बी सेंट्रलाइज्ड, बट कैन बी अ पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर द रूटीन वर्क, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिक्सिंग द टारगेट ऑफ वर्कर। तो ये नॉर्मल जो रूटीन है, ये डिसेंट्रलाइज कर दिया, ठीक है। फिर पंचायत ऑफ अवर कंट्री हैज गिव मोर पावर टू डिसाइड spend the fund granted to them by the government for the welfare of the villagers. This is decentralized decision, ये भी decentralized। अब यहाँ पर यदि फॉलो करेंगे इस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों फॉलो करो। फ्यूल क्या बोलते हैं, देखिए प्रिंसिपल फ्यूल ने बनाया है, फ्यूल क्या बोल रहे हैं कि दोनों फॉलो करना। कुछ चीज़ों में आप सेंट्रलाइज हो जाओ पूरे, और रूटीन वर्क में डिसेंट्रलाइज। तो अगर आप दोनों को फॉलो करोगे तो दोनों का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, सेंट्रलाइज का भी मिल जाएगा और डिसेंट्रलाइज का भी मिल जाएगा। Fast decision at the operational level is strictly controlled by the top level। तो फास्ट डिसीजन भी हो जाएंगे ऑपरेशनल लेवल पे, ठीक है, फटाफट डिसीजन जो है वो हो जाएंगे, फास्ट डिसीजन एट द ऑपरेशनल लेवल। फिर यदि नहीं करते हो तो फिर डिसीजन में तो डिले होना ही है, डिले इन डिसीजन मेकिंग, और इसके अलावा मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी हो सकती है। कंप्लीट यदि डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो देयर इज एन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये हमारा 8th नंबर का, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, करेक्ट। तो ये हमारा 8th नंबर का प्रिंसिपल था। आज हमने कौन कौन से पढ़े, दैट इज सबऑर्डिनेशन, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल या ग्रुप इंटरेस्ट। क्लियर हुआ ये? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद फिर रेम्यूनरेशन टू द पर्सन, एम्प्लॉय को जो रेम्यूनरेशन दे रहे हैं वो, और थर्ड नंबर पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है वो हमारा एकदम क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ टेलर विच यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये अभी टेलर की टेक्निक है जो यहाँ क्वेश्चन आ गया है वो
इससे मिलता जुलता है इस वजह से। तो क्लियर हुआ आपको? तो आज 3 प्रिंसिपल हमने देखे, तो टोटल मिला के 8 प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हुए हैं। टोटल 14 प्रिंसिपल हैं। अगले लेक्चर में हम 3-4 प्रिंसिपल और देख लेंगे और उसके आगे वाले लेक्चर में लगभग 14 प्रिंसिपल हमारे हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? तो डू स्टडी और ध्यान से अब आपको पढ़ते जाना है, बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मुलाकात होगी ठीक अगले लेक्चर में। ओके, टाटा, बाय।